हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीके स्टडी 91 पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाया जाता है। और मैंने आपसे कुछ डिमांड किया था कि आप 200 सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूं। तो आपका सरप्राइज़ यही है कि आप अभी तक जितना भी पढ़े मानिए 0 है। तो आज से आप ऐसे स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। जो मैं पढ़ाता हूँ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और उसे याद करते रहिए, बार बार उसे देखते रहिए। तो इस तरह से आपका तैयारी अच्छी तरह से होगा। और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और आप आंसर को लिखेंगे। तो चलिए, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का 20 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। और क्वेश्चन आएंगे तो इसी 20 क्वेश्चन में से आएंगे। आपको PDF भी दे दिया जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहीं पर क्लास के बाद PDF दिया जाता है। यदि आप अभी तक जो मैंने इकोनॉमिक्स के 20 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले थे नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसे देखिए। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैंने लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के 20 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर अगले स्लाइड में है, तो देखने का प्रयास करते हैं। तो कहता है, जब किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी समूहों एवं वर्गों को जब किसी देश की शासन व्यवस्था होता है, उसमें समाज के सभी समूहों एवं वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उसमें समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी समान अधिकार दिया जाता है। तो इस व्यवस्था को सत्ता की क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें। हाँ, तो आज का 2 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में आएगा। यह जो क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड बहुत बार इस क्वेश्चन को टारगेट की है, जो कि क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मैं उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि 5 से 10 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है 2005 के बाद। तो चलिए वो सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। किन्हीं दो प्रावधानों को जिक्र करें कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है, भारत में कि कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। अर्थात भारत में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसे राष्ट्रीय धर्म घोषणा की गई है। मतलब भारत में कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है भारतीय संविधान में। 2 नंबर पॉइंट है, भारत के नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। भारत के नागरिक का अधिकार दिया हुआ है कि भारत के नागरिक जैसे हिंदू हैं तो वो इस्लाम धर्म मान सकते हैं तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, संदेह नहीं है, और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दल बदल कानून क्या है। तो विधायकों और सांसदों को दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन लाकर कानून बनाया गया, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। तो दल बदल कानून किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दल बदल कानून किस पर लागू किया जाता है या होता है। तो सांसदों तथा विधायकों, अर्थात विधायकों और सांसदों पर क्या होता है, दल बदल कानून लागू होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और इस तरह से आप यदि कवर करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर को
3 को एक बार और समझते हैं कि दल बदल कानून क्या है। विधायकों और सांसदों को दल बदल को रोकने के लिए विधायक और संसद में जो दल बदल जो होता है उसको रोकने के लिए दल में मतलब बदला बदली कर लेता है, तो उसको रोकने के लिए संविधान में संशोधन लाकर जो कानून बनाया जाता है, जो नया कानून बनाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, दल बदल कानून कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन मुख्य उद्देश्य था, मतलब चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसी स्थानीय लोगों को प्राकृतिक संसाधन, जैसे किसी स्थानीय लोग है और वहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन, जंगल क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन पर एकाधिकार प्राप्त हो, मतलब जहाँ के जो व्यक्ति है उसके आसपास जल है, जंगल है, प्राकृतिक संसाधन जो भी है उस पर उनका क्या है, अधिकार प्राप्त हो, तो उसे चिपको आंदोलन कहते हैं। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि यदि आप एक क्वेश्चन को यदि जिसका मैं आंसर पूछा हूँ उसका यदि आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं तो आपको 100% वह क्वेश्चन याद रहेगा जीवन भर। इतना आप समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे यदि आप कमेंट करके लिखते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप गूगल से पूछ के कमेंट कीजिए, लेकिन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चन रहेगा, या धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो इस तरह से यदि सभी क्वेश्चन रहेगा तो आपका आंसर यही होगा। क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अपने धर्मों को मानते हुए दूसरे धर्मों का सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष भारत एक कैसा राज्य है, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा धर्मनिरपेक्ष, तो आप क्या मारेंगे, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारत में किसी भी धर्मों को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा नहीं दी गई है, इसलिए भारत को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। यह कहता है अपने धर्मों को मानते हुए दूसरे धर्म को इज्जत आदर सम्मान करना ही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ये नहीं कि अपना धर्म का बढ़ावा देना और दूसरे धर्म को वो धर्म ऐसा है वैसा है, तो ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि भाषा नीति क्या है। तो आंसर है, भारत में अनेक भाषा बोली जाती है। भारत में अनेक भाषा बोली जाती है और इनको बोलने वाले लोगों का समूह है। और ये जो भाषा अनेक भाषा भारत में बोली जाती है, इनके बोलने वाले लोगों जो है उनके समूह बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा की संज्ञा नहीं दी गई है। भारत में किसी भी भाषा अर्थात कोई भी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा की संज्ञा नहीं दी गई है। यहाँ राज्य के अपने अपने राजभाषा है और वहाँ के लोग वे बोलते हैं। तो चलिए इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कहता है भारत में अनेक धर्म के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं और इन्हें वह अनेक भाषा भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं तथा उनका जो भाषा है वो बोलने वाले लोगों की समूह है, मतलब उनकी जनसंख्या भी अधिक है, समूह है। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा की संज्ञा नहीं दी गई है, राष्ट्रभाषा की संज्ञा नहीं दी गई। यहाँ राज्य अपने अपने राजभाषा, यहाँ राज्य की जो है अपने अपने राजभाषा है तथा वहाँ जो लोग रहते हैं वो राजभाषा बोलते हैं। जैसे तेलुगु एक भाषा है तेलंगाना का, तो वो बोलते हैं। मलयालम एक भाषा है जो कि केरल का है, तो वहाँ के लोग बोलते हैं। तो इसी तरह से सभी लोग जहाँ जो रहते हैं वहाँ जो भाषा प्रचलित रहता है वो बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
लैंगिक असमानता क्या है? जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। तो चलिए इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। लैंगिक असमानता क्या है? जब हम लिंग के आधार पर अर्थात स्त्री और पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक असमानता। यहाँ पर आप अ कर लीजिएगा क्योंकि अ छूट गया है तो लैंगिक असमानता कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, संघ राज्य का क्या अर्थ है? तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का आंसर सर तो बहुत छोटा छोटा लिखा रहे। हाँ छोटा है, लेकिन आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बात नहीं है कि आपको 2 में 1 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर देखो कितना सटीक लिखा हुआ है। तो आप यदि इतना लिखते हैं तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। तो संघ राज्य का क्या अर्थ है? तो संघ सरकार का अर्थ होता है कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य। कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर संघीय राज्य का गठन करता है। तो फिर से इसे समझते क्वेश्चन नंबर 8 को। संघ राज्य क्या है? संघ राज्य का क्या अर्थ है? तो संघ सरकार का अर्थ है स्वतंत्र और संप्रभु। स्वतंत्र होना चाहिए और संप्रभु, सब चीज़ से भरा पूरा राज्य होना चाहिए और आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर, और वो क्या कहता है? आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करता है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो अब से मैं अपने चैनल का नाम और अपना नाम भी लिखने लगा हूँ, तो आपको पीडीएफ आकर्षक लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिहार बोर्ड एग्जाम प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे अभी ही याद कर लीजिए किसी भी तरह। ऐसे तो मैं इतना आसान भाषा में आंसर लिखता हूँ कि यदि आप 2 से 4 बार इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो मार्च 1974 में बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बिहार में छात्र आंदोलन हुए। बिहार में कौन आंदोलन हुए? छात्र आंदोलन हुए। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, तो आप समझिएगा। मार्च 1974 में बिहार में क्या था? भ्रष्टाचार फैला हुआ था, बेरोजगारी था तथा खाद्यान्न, खाने की जो अनाज होती है उसमें क्या था? कमी था। लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा था भरपेट। कीमतों में, जब खाद्यान्न की कमी होगा तो उसमें क्या होगा? कीमतों में वृद्धि होगा। वृद्धि के कारण बिहार में क्या हुआ था? छात्र आंदोलन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सांप्रदायिकता क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। धर्म के आधार पर समुदाय तथा समाज को मानने वाले व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है तथा यही सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं था, तो आप इसे एक बार और ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सांप्रदायिकता क्या है? तो धर्म के आधार पर, क्या? धर्म के आधार पर समुदाय तथा समाज, धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति समुदाय या किसी समाज को मानने वाले व्यक्ति हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। जो व्यक्ति धर्म तथा समुदाय के आधार पर मानते हैं, क्या मानते हैं? समाज को, धर्म के आधार पर समुदाय तथा समाज को मानने वाले व्यक्ति का सांप्रदायिकता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
संघीय शासन व्यवस्था के दो उपयोगों को लिखे। तो संघीय शासन व्यवस्था दो उपयोग, ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड टारगेट करती है और हमें लगता है कि इस बार तो 100% ये क्वेश्चन आएंगे। संघीय शासन व्यवस्था की दो प्रकारों को उल्लेख करें। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे उसका भी मैं यहाँ पर PDF में उसी तरह से लिखा हूँ जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो संघीय शासन व्यवस्था के दो विशेषता निम्नलिखित है या निम्नवत है या नीचे दर्शाया गया है। तो पॉइंट नंबर 1 है संज्ञा। यहाँ संज्ञा आप कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, संज्ञा। ऐसे होता है संज्ञा। तो संज्ञा, तो क्या यहाँ से संघीय शासन व्यवस्था यहाँ पर लिखा हुआ है संघीय, तो आप इसे देख लीजिए। तो संघीय शासन व्यवस्था दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार तथा दूसरे राज्य स्तर पर राज्य सरकार। संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, दोहरी सरकार होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, तो दोहरी सरकार होती है। एक केंद्र स्तर पर क्या होता है, केंद्र सरकार, तथा राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य सरकार। और दूसरा बहुत ही आसान है और इसे याद रखना भी, जो कि दूसरा है शक्ति का पृथक्करण। खास करके बच्चा तो ये याद तो रख ही लेते हैं और याद ऐसे ही हो जाता है, लेकिन एक नंबर जो है उसमें बच्चा फंस जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, अभी से ही तैयारी करना है और मन से पढ़ाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है, तो इसका आंसर देखते हैं। जब किसी देश की शासन व्यवस्था को एक केंद्र के द्वारा न चलाकर, यहाँ न पर आप देखिएगा, जब किसी देश की शासन व्यवस्था को एक केंद्र अर्थात केंद्र के द्वारा न चलाकर उसे विभिन्न इकाइयों में बांटकर चलाया जाता है, ऐसी शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो आपको यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था मैंने बताया है और वहाँ पर आपको आ जाएगा संघात्मक शासन व्यवस्था, तो आप यही आंसर लिखेंगे। इसलिए मैं लास्ट में लिख दिया हूँ संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था भी आपको पूछेगा तो आप यही आंसर लिखेंगे। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जब किसी देश की शासन व्यवस्था, मानो कि ये भारत देश है, भारत देश की शासन व्यवस्था एक केंद्र के द्वारा न चलाकर, अर्थात केंद्र में कौन है अभी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उनके द्वारा न चलाकर उन्हें कई इकाइयों में बांटकर, जैसे कि भारत को उन 28 राज्यों में अभी विभक्त किया गया है, तो उन्हें 28 राज्यों में विभक्त करके उन्हें क्या कहता है, इकाइयों में बांटकर चलाया जाता है। और इकाइयों में बांटकर, और प्रत्येक राज्य का क्या होता है, अपने सीएम होता है। तो वो ऐसी शासन, वो अपने राज्य को चलाते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था मानो किसमें है, तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं इसे। लोकतंत्र क्या है, इसके प्रकारों को उल्लेख कर करीब 20 बार से अधिक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन बैंक में उल्टा कर जरूर देखिएगा एक बार कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का सर तैयारी करा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं उल्लेख करें, तो लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, शासन का वह रूप जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अर्थात स्वयं शासन करती है। शासन का वह रूप जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अर्थात वो खुद क्या करते हैं, शासन करती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। शासन का वह रूप जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि जनता क्या करती है, पहले किसी को चुनती है, वार्ड मुखिया सदस्य, उसके बाद MP विधायक MLA संसद, इस सभी को चुनते हैं। और ये सभी क्या चुनते हैं, जाते हैं सीएम को वोटिंग करने, और सीएम क्या करते हैं, संसद और विधायक क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को वोटिंग करते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं, जनता अपनी वोटिंग करते हैं और
अपने अच्छे नेता को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? शासन का वह रूप जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है। भारत में जनता के द्वारा जो चुना गया सरकार है वही शासन करती है, तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किस किस देश में है? तो भारत तथा बांग्लादेश में कैसी व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और आप याद रखेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भारत में कैसी व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है। तो कहेगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये आप दोनों देश याद रखेंगे नाम, भारत और बांग्लादेश। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में एक ऐसा देश है जिसमें क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें शासन का वह रूप जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अर्थात स्वयं शासन करती है, मतलब जनता खुद शासन करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है। तो इन्हें देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? त्रिस्तरीय। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो त्रिस्तरीय। तो आपको त्रिस्तरीय है तो कौन कौन है? तो देखते हैं। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम जो होता है जिस गांव में आप रहते हैं उसके स्तर पर ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति। जिला में एक क्या होता है? प्रखंड होता है, उसके स्तर पर पंचायत समिति, तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको इस PDF लेना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े और वहाँ पर बहुत सारे PDF दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करें और पढ़ें। और क्लास के बाद PDF दे दिया जाता है, तो आप चिंता ना करें, आपको सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? तो गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर एक सरकार, जब दो या दो से अधिक अर्थात 3, 4, 5 पार्टियां मिलकर एक सरकार का निर्माण करती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। राजनीतिक दल क्या है? तो राजनीतिक दल क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 में आने की गारंटी है। तो देखते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक के व्यवहारिक पक्षों में राजनीतिक दल, यहाँ पर लोकतंत्र होगा। क्या होगा? लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्षों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है? निभाती है या अदा करती है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थात राजनीतिक दल का आशय है ऐसे व्यक्ति के किसी भी समूह से होता है जो अपने समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता है अर्थात कार्य करता है, तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है कि जनसंघर्ष क्या है? तो जनसंघर्ष क्या है, तो इसका आंसर देखते हैं। लोगों या व्यक्तियों का एक समूह जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर कर लेता हूँ। आप याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन था जनसंघर्ष क्या है। तो देखिए आंसर, लोगों या व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो
एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उसे जनसंघर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनसंघर्ष कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। लोगों या व्यक्तियों का समूह, लोगों या व्यक्तियों होता है जहाँ पर अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। जो एक समान उद्देश्य, जिसका मांग क्या है? सभी का मांग एक ही रहता है, तो प्राप्ति के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। अर्थात आप धरना प्रदर्शन का नाम सुने होंगे, तो सभी लोग क्या करते हैं? समूह बनाकर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं उनके सामने और सरकार के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तो उसे जनसंघर्ष कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, जैसे आप शराबबंदी में गए थे, तो शराबबंदी में इसी तरह के धरना प्रदर्शन हुआ था, तो बिहार में क्या हुआ था? शराबबंदी हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय किसान यूनियन के मुख्य मांगे क्या थी? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? तो भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे गन्ने तथा गेहूं के सरकारी खरीद मूल्यों, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे थी कि गन्ने तथा गेहूं के जो सरकारी खरीद मूल्य है, जिस सरकारी खरीद मूल्य पर बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, उसके मूल्यों में बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि किसान को कुछ नहीं बच रहा है, घर से घाटा हो रहा है, तो आप उसके मूल्य में क्या कीजिए? वृद्धि कीजिए। समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने के लिए मांग की कि एक ऐसा आप नियम लाइए जिसमें हमें पैसा कम लगे और एक निश्चित समय के लिए इतना घंटा से इतना घंटा तक, इतना बजे से इतना बजे तक आपको बिजली मिलेगा और इस समय आप कार्य कीजिए और इसके लिए एक पैसा का फिक्स कीजिए। तो आपूर्ति करने का तथा किसान की बकाया कर्ज जो है उसे आप क्या कीजिए? माफ़ कर दीजिए। क्या कीजिए? माफ़ कर दीजिए। तथा पेंशन योजना के प्रावधान की करने की मांग की गई। पेंशन योजना जो है उसको क्या कहता है? पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग किया गया था। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपको अभी मैं पीडीएफ नहीं दे सकता हूं, क्योंकि देखिए अब इसी में क्या था? सबसे फर्स्ट में था इकोनॉमिक्स, जो आपको मैंने पहले वीडियो में 2 दिन पहले करा चुका हूं, और आज मैं पॉलिटिकल साइंस को कराया और कल मैं आपको हिस्ट्री का कराऊंगा, उसके बाद ज्योग्राफी का कराऊंगा, उसके बाद आपको पीडीएफ दूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।